हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति कैसे, कब, कहाँ और क्यों हुई, ये जानेंगे और विश्व इतिहास में इसकी क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे, देन इसके लिए उत्तरदायी परिस्थितियाँ क्या क्या थी या कारण क्या क्या थे, जिसमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और बौद्धिकों की भूमिका, ये जो इसके बारे में जानेंगे ठीक है। इसकी प्रक्रिया चरण कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे, इसका प्रभाव कैसा है, स्वरूप कैसा था और नेपोलियन जो फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख व्यक्तित्व है उसके बारे में भी जानेंगे। वस्तुतः अगर देखा जाए फ्रांस की क्रांति को अगर एक मोटे तौर पर माना जाए तो यहाँ पे फ्रांस 3 हिस्सों में डिवाइड था। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड था, जिसमें जिनको वो स्टेट्स कहते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, है ना, स्टेट कहते थे वो, स्टेट। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थे ये संपन्न लोग थे और थर्ड जो था वो अधिकार विहीन वर्ग था। इन दोनों के पास, फर्स्ट और सेकंड के पास विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि जो थर्ड वर्ग था इसके पास अधिकार नहीं थे और ये कर भी अदा करता था। तो इससे इस आर्थिक सामाजिक संरचना या विषमता और यहाँ की राज्य की स्थिति, जो निरंकुश राजा वगैरह रहते थे, इन सबकी उत्तरदायी परिस्थितियों ने फ्रांस की क्रांति को बल प्रदान किया। ठीक है, तो हम इसके पूरे डिटेल में जानते हैं और क्या क्या हुआ ये घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। ठीक है, पृष्ठभूमि में क्या आएगा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी, जिसका तात्पर्य है कि राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो सामंत और कुलीनों के माध्यम से शासन चला रहा था। ये सामंत एवं कुलीन जनता का शोषण कर रहे थे। आर्थिक दृष्टि से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, जहां उत्पादन में कमी और अकुशल वित्तीय संस्थाएं मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें पादरी, सामंत, विशेषाधिकार वर्ग थे तो जनसाधारण अधिकार विहीन था। साथ ही चर्च व्यवस्था मौजूद थी जो कर्मकांड एवं शोषण को बढ़ावा दे रही थी। दोस्तों, मैं इसमें आपको डिटेल में अलग से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ मैं पढ़ के बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रही होगी। इसको डिटेल बताएंगे तो आपका भी टाइम नष्ट होगा और मेरा भी टाइम नष्ट होगा। जो भाषा लिखी है बिल्कुल सिंपल है, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ रही होगी। जहाँ मुझे लगेगा कि अलग से बताने की ज़रूरत, मैं आपको अलग से भी बता दूंगा। ठीक है, सामाजिक स्तर पर वर्ग विभाजित समाज था, जिसमें पादरी, सामंत, विशेषाधिकार वर्ग थे जो जनसाधारण अधिकार विहीन था। साथ ही चर्च व्यवस्था मौजूद थी जो कर्मकांड एवं शोषण को बढ़ावा दे रही थी। इस प्रकार यूरोप एक कमजोर संरचना से युक्त था। ये कमजोरी फ्रांस में मुक्त रूप से मौजूद थी। साथ ही इन कमजोरियों को उजागर करने वाला मध्यम वर्ग भी यहाँ मौजूद था। इसलिए यूरोप में सर्वप्रथम क्रांति फ्रांस में हुई। ठीक है, अब फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे या परिस्थितियां कौन सी है। सबसे पहले राजनीतिक दशा जानते हैं। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो देवीय सिद्धांत पर आधारित था, जहां राजा की इच्छा ही कानून थी। लुई 14 के पश्चात फ्रांस के शासक अयोग्य और विलासी हुए। यह शासन जन समस्याओं की समझ नहीं रखता था, वस्तुतः जन संवेदना से दूर था। राज्य में कानून की एकरूपता नहीं थी, फलतः जन कठिनाइयां बढ़ रही थी, अतः जनता निरंकुश राजतंत्र से असंतुष्ट थी। दूसरा आता है हमारा सामाजिक दशा। फ्रांस का समाज विशेषाधिकार वर्ग, पादरी और कुलीन, मतलब जो विशेषाधिकार वर्ग था, पादरी और कुलीन, फ्रांस का समाज विशेषाधिकार वर्ग तथा अधिकार विहीन वर्ग जो जनसाधारण था में बटा हुआ था। इस तरह समाज विभिन्न वर्गों में बटा तथा विषमता मूलक था। वस्तुतः फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, जहां प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय में स्टेट में सामंत और कुलीन और शामिल थे। तो ये दोनों स्टेट
विशेषाधिकारों से युक्त थे। इसके अधीन भूमि का एक बड़ा हिस्सा था। ये जनता पर कर लगाते थे किंतु स्वयं कर से मुक्त रहते थे। सामंत एवं कुलीनों को विभिन्न प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था जहां ये जनता का शोषण करते थे। इसी तरह थर्ड स्टेट में राज्य की बहुसंख्यक जनता शामिल थी, जिसमें किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग, जिसमें शिक्षक, वकील, लेखक आदि आते शामिल थे। ये तीसरा स्टेट अधिकारहीन था और एकमात्र करदाता था। इसमें मौजूद मध्यम वर्ग के लोग आर्थिक रूप से संपन्न थे किंतु सामाजिक स्तर पर उन्हें जगह जगह अपमानित होना पड़ता था। वो अपने निम्न सामाजिक स्थिति से असंतुष्ट थे और समानता की चाह रखते थे। इनकी इच्छा थी कि योग्यता के आधार पर शासन का संचालन हो और विभिन्न प्रशासनिक पदों पर उन्हें नियुक्ति का अवसर मिले। राज्य में एक समान आर्थिक व्यापारिक नीतियां बने, कानून में एकरूपता है, इसलिए मध्य वर्ग क्रांति का नेतृत्व करता बना। इसी संदर्भ में ये कहा गया कि फ्रांस की क्रांति गरीबी के कारण नहीं बल्कि संपन्नता के कारण हुई। तो यह भी कहा गया कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि समानता के लिए हुई। वस्तुतः थर्ड स्टेट में मौजूद मध्यम वर्ग समानता की चाहत रखता था, तो साथ ही किसान और मजदूर भी शोषण से स्वतंत्रता चाहता था। इस तरह थर्ड स्टेट की स्वतंत्रता और समानता की चाहत ने क्रांति का आधार तैयार किया। अब आता है हमारा आर्थिक कारण। फ्रांस की कमजोर आर्थिक स्थिति ने क्रांति का आधार तैयार किया। वस्तुतः फ्रांस के शासक विभिन्न युद्धों में संलग्न रहे, जिससे वित्तीय बोझ बढ़ा। लुई 15 ने जहां सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया, वहीं लुई 16 ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। फलतः युद्ध में बढ़ा तथा वित्तीय भार में वृद्धि हुई। दूसरी तरफ राजकोष में आने से नवीन खोजों की तलाशी राजकोष में वृद्धि आने से नवीन खोजों की तलाशी की गई। वस्तुतः विशेषाधिकारों के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त थे। मतलब राजकोष में वो होने लगा, दबाव बढ़ने लगा। विशेषाधिकारों के कारण संपन्न वर्ग कर से मुक्त थे तथा एकमात्र करदाता थर्ड स्टेट था जिस पर कर वृद्धि करते हुए राजकीय व्यय को पूरा करने का प्रयास किया गया। दरअसल फ्रांस में व्यय के अनुसार आय का निर्धारण किया जा रहा था। इस अकुशल वित्तीय प्रबंधन से जनसाधारण कर का बोझ बढ़ा तथा जनता असंतुष्ट हुई और इस प्रतिकूल आर्थिक अशांति के विरुद्ध क्रांति की। इस तरह फ्रांस की कमजोर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना में कहा गया है। यहाँ सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसाधारण कर देता है। ऐसा कहने लगे कि यहाँ पे सामंत लड़ता है, पादरी पूजा करता है और जनसाधारण कर देता है। फ्रांस की सरकार में मौजूद आर्थिक विचारकों जैसे फिजियोक्रेट्स ने आर्थिक सुधारों पर बल दिया। वस्तुतः नेकर, तुर्को, केलोन जैसे अर्थशास्त्रियों ने कर सुधारों की बात करते हुए राज्य के अपव्यय पर रोक लगाने का सुझाव दिया तथा सामंतों द्वारा किसानों पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त करने की बात कही, किंतु सामंत एवं कुलीनों के दबाव के कारण इन्हें पद से हटा दिया गया। फलतः राज्य आर्थिक दिवालियेपन की ओर बढ़ा, जिससे क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान है? ठीक है, इसमें दो मत आते हैं कि दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न किया और दूसरा आता है दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं, केवल परिस्थितियां ही उत्तरदायी हैं। दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न किया, इसके अंतर्गत क्या होगा? अर्थात क्रांति में परिस्थिति की कोई भूमिका नहीं थी। मीन्स यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती, ये स्टेटमेंट कहा गया। और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं, केवल परिस्थिति उत्तरदायी, इसमें कहा गया यदि रूसो पालने में ही मर गया होता तो भी क्रांति होती। ठीक है, दो स्टेटमेंट अलग अलग विरोधाभास है, तो हम इसका डिटेल में अध्ययन करते हैं। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका को लेकर दो मत सामने आते हैं। एक मत के अनुसार दार्शनिकों ने क्रांति उत्पन्न की। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती।
दूसरे मत के अनुसार यह क्रांति में दार्शनिकों की कोई भूमिका नहीं। क्रांति के लिए तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा उत्तरदायी थी। इस संदर्भ में कहा गया है कि यदि रूसो पालने में ही मर गया होता तो भी फ्रांस की क्रांति होती। दार्शनिकों की भूमिका में किसी तरह की निर्णायक टिप्पणी करने से पूर्व यह जानना जरूरी है कि उनने क्या कहा। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु सभ्यता और संस्थाओं ने उसकी स्वतंत्रता का पतन कर दिया और उसे प्राकृतिक अधिकार से वंचित कर दिया। अतः मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए जहाँ कोई बंधन नहीं था। इसी तरह रूसो ने कहा कि प्रकृति की संपदा पर सबका अधिकार है और असमानता पर चोट की। इसी स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व की बात कर एक शोषण मुक्त समाज की अवधारणा प्रस्तुत की। इसी तरह वॉल्टेयर ने तर्क दिया, ईश्वर मानव के हृदय में। बाइबिल और चर्च इस तरह उसके चर्च व्यवस्था बाइबिल और चर्च की इसने बुराई, मतलब चर्च व्यवस्था की बुराई की। इस तरह वॉल्टेयर ने तर्क दिया, ईश्वर मानव के हृदय में ना कि बाइबल और चर्च में। इस तरह उसने चर्च व्यवस्था की बुराइयों को उजागर किया। इसी तरह मॉन्टेस्क्यू ने मानव अधिकारों की बात करते हुए शक्ति के पृथक्करण की अवधारणा दी। इस तरह दार्शनिकों ने मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता की प्राप्ति पर बल दिया। दार्शनिकों के विचारों के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से क्रांति का आह्वान नहीं किया, न ही क्रांति का नेतृत्व करते हुए सड़कों पर आए। दरअसल क्रांति का मूल तो तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशाओं में देखा जा सकता है। फ्रांस में देवी सिद्धांत पर आधारित निरंकुश राजतंत्र मौजूद था जो संवेदनहीन था। समाज में पादरी और कुलीन जैसे विशेषाधिकार वर्ग थे जो जनसाधारण का शोषण कर रहे थे। राजतंत्र इस शोषण के विरोध कोई कदम नहीं उठा सका। इसका मतलब इस शोषण के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सका। अतः लगातार बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते एकमात्र करदाता थर्ड स्टेट था, असंतुष्ट था। दार्शनिकों ने इस शोषणमूलक स्थितियों को उजागर कर फ्रांसीसी समाज को आईना दिखाया और लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि दाग कहाँ है, अर्थात मानवाधिकारों से परिचित कराया, लोगों से बताया कि इस तरह से यहाँ पे फ्रांस में दिक्कतें आ रही है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि दार्शनिकों ने क्रांति को उत्पन्न नहीं किया किंतु प्रेरित जरूर किया। क्रांति का मूल कारण तो तत्कालीन फ्रांस की कमजोर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा में निहित था। अब एक प्रश्न आता है यूपीएससी मेंस का कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मैं रील्स बनाकर आपको आंसर डाल दूंगा, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं क्रांति की प्रक्रिया या चरण कौन कौन से हैं। पहले पृष्ठभूमि में आएंगे कि पुरातन व्यवस्था क्या थी, निरंकुश शासन कैसे चल रहा था। प्रथम चरण में आएगा संवैधानिक राजतंत्र का चरण, जब 1789 से 92 के बीच में जो चला। दूसरा आता है हमारा उग्र गणतंत्रवाद का चरण जो 1992 से 95 तक चला। थर्ड आता है हमारा उदार गणतंत्रवाद का चरण जो 95 से 99 तक चला। और चौथा चरण आता है नेपोलियन और साम्राज्यवाद का चरण जो 1799 से 1815 तक चला। 1815 से में जब नेपोलियन का पतन हो गया, उसके बाद मेटरनिक ने इसको पुरातन व्यवस्था को वापस लागू किया। ठीक है, अब यहाँ पे हम पूरा जानेंगे कि समाज जो था फ्रांस का वो दो वर्गों में था, एक तो अधिकार विहीन और एक विशेषाधिकार। विशेषाधिकार में कौन कौन थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट। थर्ड स्टेट में अधिकार विहीन लोग थे। मताधिकार के लिए नागरिक भी दो तरह के थे, सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन थे, जो आयकर देते थे, इन्हें मताधिकार दिया जाता था, है ना। दूसरे निष्क्रिय नागरिक थे, इनको मताधिकार प्राप्त नहीं था। व्यवस्थापिका सभा क्या थी, दो तरह से थे, एक तो बाईं ओर बैठने वाले और एक दाईं ओर बैठने वाले। बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी कहलाते थे। इसमें भी
जो वामपंथी लोग होते हैं ये व्यापक परिवर्तन के समर्थक होते हैं, और जो दक्षिणपंथी होते हैं जो दाईं ओर बैठते हैं वे समझौतावादी या यथास्थितिवादी होते हैं, जैसा चल रहा है वैसे चलने पर राजी हो जाते हैं। ठीक है, और वामपंथी में भी इसमें दो थे, जैकोबियन और जिरोंदिस्ट। जैकोबियन जो थे वो उग्रवादी थे, मतलब जो उग्र लोग थे, और जिरोंदिस्ट थे ये उदार लोग थे। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रांस, मतलब अब क्या होता है, क्रांति की शुरुआत 3 स्टेट की बैठक के संदर्भ में उसके मतदान के मुद्दे पर मतभेद के साथ हुई। इसी क्रम में 3rd स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित करते हुए कार्य करना शुरू किया और राजा ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। फलतः संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ पे जो 3rd स्टेट है वो घोषित कर देता है, मतलब वो अपने आप को राष्ट्रीय सभा घोषित कर देता है, और इस तरह यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, और 3rd स्टेट को राजा मान्यता भी प्रदान कर देता है। तो अब हमारा आता है संवैधानिक राजतंत्र का चरण 1789 से 1792 तक। 3rd स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित करते हुए कहा कि वे फ्रांस की जनता के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। इसी क्रम में उन्होंने स्वयं संविधान सभा घोषित करते हुए संविधान की घोषणा की और निम्नलिखित कार्य किए। कौन कौन से कार्य किए? संविधान का निर्माण कर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। इसके तहत एक व्यवस्थापिका सभा का गठन हुआ जिसमें मताधिकार हेतु नागरिकों को सक्रिय और निष्क्रिय वर्ग में बांटा गया। सक्रिय वे थे जो आयकर देते थे तथा उन्हें मताधिकार दिया गया, है ना। शासन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू करते हुए शक्तियों का विभाजन किया गया। मानवाधिकार की घोषणा की गई जिसमें संपत्ति का अधिकार शामिल था। सामंतवाद की समाप्ति की घोषणा करते हुए सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, है ना। चर्च व्यवस्था पर चोट करते हुए चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया और पादरियों को राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को कहा गया। ठीक है, अब इन कार्यों की हम सीमाएं क्या क्या देख सकते हैं। इसमें यह था कि संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया जो मध्यम वर्गीय हितों को दर्शाता है। चर्च की संपत्ति पर राज्य ने नियंत्रण तो किया किंतु भूमिहीनों में वितरित नहीं किया गया बल्कि इसकी बिक्री की गई। इस दृष्टि से यह कार्य भी मध्यम वर्गीय हितों से युक्त दिखाई देता है। मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया जो आयकर चुकाते थे। इस तरह संपत्ति को मताधिकार का आधार बनाया गया। यहाँ भी मध्यम वर्गीय हित दिखाई देते हैं। सामंतवाद की समाप्ति तो हुई किंतु बदले में सामंतों को क्षतिपूर्ति की रकम देने की बात कही गई। इस तरह संवैधानिक राजतंत्र के काल में परिवर्तन तो हुआ किंतु यह निम्न वर्ग के हितों के अनुरूप नहीं रहा। फलता क्या हुआ, क्रांति दूसरे चरण में प्रवेश कर गई। अब यहाँ पे उग्र गणतंत्रवाद का स्थापना हुई। अब उग्र गणतंत्रवाद के चरण में क्या होता है, पहला आता है जैकोबियन। क्रांति के दौरान ये उग्र वामपंथी विचारधारा वाला समूह था। इसकी बैठक पेरिस के जैकोब गिरजाघर में होने के कारण इसका नाम जैकोबियन पड़ा। ये एक यथार्थवादी गुट था जो हर उस कार्य को उचित मानता था जिससे गणतंत्र की सुरक्षा हो और जनता को सम्मान प्राप्त हो। इस समूह ने शक्ति के बल पर फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया। इसके प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? मारे, हेबियर, रोबोस्पियर आदि का नाम प्रमुख है। दूसरा आता है जिरोंदिस्ट। फ्रांस की क्रांति के समय वामपंथी समूह में शामिल एक बुद्धिजीवियों का राजनीतिक समूह था। इसके अधिकांश नेता जिरोंद प्रांत के रहने वाले थे, इसलिए ये गुट जिरोंदिस्ट कहलाया। ये अपेक्षाकृत उदारवादी ग्रुप था। उग्र गणतंत्र के दौरान हिंसा, आतंक और अव्यवस्था के कारण फ्रांस की जनता को अत्यधिक कष्ट हुआ। इसी कारण से उग्र गणतंत्र के स्थान पर उदार गणतंत्र की स्थापना हुई। अब आता है हमारा नेक्स्ट उदार गणतंत्रवाद का चरण। इस दौर में फ्रांस का शासक 5 निदेशकों के हाथ में रहा जो क्रमिक रूप से सत्ता के प्रमुख बने रहे। फलतः इस शासन में अव्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ी। इन्हीं परिस्थितियों में नेपोलियन ने इस शासन का अंत कर साम्राज्यवादी तानाशाही की स्थापना की। अब आता है हमारा नेपोलियन जो कब से कब रहा, 1799 से 1815 तक रहा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके उद्भव की परिस्थितियां जानेंगे, सुधार कार्य देखेंगे, महाद्वीपीय व्यवस्था जो इसने चलाई थी और इसके पतन का क्या कारण है।
अब उद्भव की परिस्थितियों में क्या देखेंगे, नेपोलियन क्रांति का शिशु था। क्रांति ने पुरातन व्यवस्था पर चोट की और योग्यता पर बल दिया, है ना। ठीक है, तो ये नेपोलियन पहले क्रांति का शिशु था, फिर ये कैसे आ गया, क्या हुआ, इसकी हम परिस्थितियों के बारे में जानेंगे। क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता और बंदित्व के नारे का प्रयोग किया गया। ऐसे में क्रांति ने निरंकुश शासन पर चोट कर जिस संवैधानिक शासन की स्थापना की और कुलीन तंत्र पर चोट करते हुए योग्यता पर बल दिया, उससे नेपोलियन जैसे सामान्य सैनिक को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और वो सेनापति बनकर अपनी योग्यता प्रदर्शित कर फ्रांस का शासक बना। फ्रांस 1789 से पूर्व पुरातन व्यवस्था, फ्रांस में क्या थी, 1789 से पूर्व पुरातन व्यवस्था मौजूद थी। क्रांति ने इस पुरातन व्यवस्था का अंत किया, किंतु अगले 10 वर्षों तक सुव्यवस्थित शासन स्थापित नहीं हो पाया। डायरेक्टरी के शासन में मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी चरम पर थी, अतः जनता असंतुष्ट थी और वो किसी ऐसे नायक की तलाश में थी जो उसकी कठिनाइयों को दूर कर फ्रांस के सम्मान को स्थापित कर सके तथा कुशल प्रशासन एवं स्थिरता प्रदान कर सके। नेपोलियन ने सैन्य अभियान के दौरान कुशलता दिखाई थी, इसलिए फ्रांस ने उसे स्वीकार किया। इस दृष्टि से यह नेपोलियन क्रांति का एक शिशु भी दिखाई देता है। फ्रांस का मध्यम वर्ग स्थिरता चाहता था, धनी पूंजीपति वर्ग सुरक्षा चाहता था, कमजोर वर्ग सहायता और फ्रांस से भागे हुए पादरी और कुलीन ससम्मान वापसी चाहते थे। नेपोलियन उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता नजर आ रहा था, इसलिए फ्रांस ने नेपोलियन की तानाशाही को स्वीकार किया। इस तरह फ्रांस की क्रांति से पैदा हुए स्थितियों ने ही नेपोलियन को सत्ता तक पहुंचाने का मार्ग बताया। इन्हीं संदर्भों में वो क्रांति का शिशु दिखाई देता है। अब नेपोलियन के कार्य या सुधार क्या क्या थे, ये हम जानेंगे। नेपोलियन ने एक संविधान सभा का निर्माण किया और कार्यपालिका शक्ति 3 सदस्यों की परिषद में निहित की। इससे राज्य की समस्त शक्ति नेपोलियन के हाथों में थी, जबकि अन्य सदस्य सलाहकारी थे। अंततः नेपोलियन ने अन्य सदस्यों को हटाकर शासन की सभी शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। इस दृष्टि से नेपोलियन क्रांति का हंता ठहरता है, क्योंकि क्रांति ने शक्ति के पृथक्करण पर बल दिया था। नेपोलियन ने अपने प्रशासनिक सुधारों के तहत केंद्रीकरण पर बल दिया। इस क्रम में स्थानीय स्तर पर नगर और कम्यून के मेयर भी केंद्र से नियुक्त किए जाने लगे, जो क्रांति की भावना के विपरीत दिखाई देता है। नेपोलियन ने आर्थिक सुधारों के तहत फ्रांस में एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की, बचत पर बल दिया, सट्टेबाजों पर रोक लगाई, भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया, परिवहन क्षेत्र में सुधार करते हुए सड़कों और नहरों का निर्माण किया, कृषि सुधार पर बल देते हुए बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदला। इन कार्यों के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। नेपोलियन ने अपने आर्थिक सुधारों के अंतर्गत राज्य के नियंत्रण में चलने वाली आर्थिक गतिविधियों को लागू किया। इसी क्रम में महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की, तो साथ ही अप्रत्यक्ष कर पर बल दिया, जबकि क्रांति ने प्रत्यक्ष कर वसूली एवं मुक्त व्यापार की नीति पर बल दिया था। इस दृष्टि से नेपोलियन क्रांति हंता दिखाई देता है। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए एक समान पाठ्यक्रम लागू किया, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली लागू की, जो प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तीनों स्तरों पर मौजूद थी। इस क्रम में उसने अनुशासन और सैनिक शिक्षा पर भी बल दिया, किंतु वो नारी शिक्षा में रुचि नहीं रखता था। समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया, जो स्वतंत्रता के सिद्धांत के विरुद्ध था। इस दृष्टि से नेपोलियन ये क्रांति के आदर्शों के विरुद्ध दिखाई पड़ता है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया, इसे कॉनकॉर्डेट कहा गया। इसके तहत उसने कैथोलिक ईसाई धर्म को राज्य धर्म घोषित किया और गिरफ्तार पादरियों को रिहा करने और फ्रांस से भागे हुए पादरियों को ससम्मान वापसी की बात की। साथ ही राज्य द्वारा नियुक्त किए गए पादरियों को पोप अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा। इस तरह नेपोलियन का ये कदम भी क्रांति विरोधी दिखाई देता है, क्योंकि क्रांति में चर्च व्यवस्था पर चोट करते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई थी। नेपोलियन ने सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने समर्थकों का एक वर्ग बनाया। वस्तुतः उसने राष्ट्रीय सम्मान के रूप में अपने समर्थकों को उपाधि देना, इस तरह एक कृत्रिम कुलीन वर्ग का निर्माण किया। इस दृष्टि से ये भी नेपोलियन क्रांति हंता ठहरता है, क्योंकि क्रांति ने कुलीनता पर चोट की थी। नेपोलियन ने कानून निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए
उसने विधि संहिता का निर्माण किया जिससे नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित भिन्न भिन्न कानूनों को समाप्त करते हुए एक समान कानून प्रणाली लागू की और कानून की स्पष्ट व्याख्या की। उसने दीवानी और फौजदारी कानूनों को परिभाषित किया। इसी क्रम में नागरिक विवाह और तलाक को मान्यता देते हुए धार्मिक तत्वों की भूमिका को कम करने का प्रयास किया। पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया तथा परिवार में मुखिया को ये अधिकार दिए कि वो संपत्ति किसी को भी दे सकता है। नेपोलियन को ये विधि संहिता फ्रांस के कानूनों का आज भी आधार बनी हुई है। वस्तुतः ये नेपोलियन की कीर्ति का स्थायी आधार है। अधिकांश यूरोपीय देशों ने इन्हें कानून निर्माण में शामिल किया और इस दृष्टि से नेपोलियन को आधुनिक जस्टिनियन भी कहा जाता है। इन्हीं संदर्भों में कहा गया है कि उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए हैं। तो आगे यूपीएससी का एक प्रश्न बनता है कि नेपोलियन के सुधार ग्रेनाइट पर रखे हुए हैं, टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको रील्स के माध्यम से दूंगा। इसका आप लिखकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर सकते हैं। अब आता है हमारे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था क्या थी, क्यों लागू की थी, इसकी असफलता के क्या कारण है और इसका परिणाम क्या हुआ नेपोलियन का, इसकी वजह से कैसे पतन हुआ। तो हम जानते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है। नेपोलियन ने यूरोप में इंग्लैंड के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी की जिसे महाद्वीपीय व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर कर राजनीतिक दृष्टि से अधीन करना था। महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करने के उत्तरदायी कारण क्या क्या थे। नेपोलियन ने अपने साम्राज्यवादी विस्तार के तहत यूरोप के अनेक देशों पर विजय प्राप्त की, किंतु वो इंग्लैंड को प्रत्यक्ष संघर्ष में पराजित नहीं कर सका। अतः उसने इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति पर चोट कर उसे सैनिक दृष्टि से कमजोर कर पराजित करने के बारे में सोचा। उसका विचार था कि यूरोपीय देशों से इंग्लैंड का व्यापारिक संबंध समाप्त कर देने से इंग्लैंड के उद्योगों का बाजार सीमित हो जाएगा, वस्तुओं की मांग कम होने से कल कारखाने बंद होने लगेंगे, श्रमिकों की छटनी होने लगेगी, फलतः बेरोजगारी बढ़ेगी और क्रय शक्ति कम होगी, फलतः इंग्लैंड में मंदी की स्थिति पैदा होगी, इससे जन कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। अतः जनता विद्रोह कर इंग्लैंड की सरकार को नेपोलियन के साथ समझौता करने को बाध्य करेगी और नेपोलियन की शक्ति और सम्मान में वृद्धि होगी। किंतु ये व्यवस्था सफल नहीं हो सकी। जो नेपोलियन ने सोचा ऐसा नहीं हो सका। अब इस असफलता के क्या क्या कारण थे। नेपोलियन ने यूरोपीय देशों का इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध प्रतिबंधित कर इंग्लैंड के व्यापार को सीमित करने का प्रयास किया, किंतु यूरोपीय देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में फ्रांस की उत्पादन प्रणाली सक्षम नहीं थी। अतः इन यूरोपीय देशों के अंदर नेपोलियन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। दूसरा क्या है, फ्रांस की नौसेना सक्षम नहीं थी। अतः नेपोलियन इंग्लैंड के विस्तृत समुद्री व्यापार को नियंत्रित नहीं कर पाया। दरअसल यूरोपीय देशों द्वारा किए जा रहे चोरी छिपे व्यापार को रोकने में फ्रांस विफल रहा। तीसरा कौन सा है, नेपोलियन की नीति में विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ जहां नेपोलियन ने अन्य यूरोपीय राज्यों को इंग्लैंड से व्यापारिक संबंध तोड़ने के लिए बाध्य किया, तो दूसरी तरफ स्वयं लाभ लेने के दृष्टिकोण से इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखा। उसने अनाजों का निर्यात किया, साथ ही फ्रांस की सैन्य सामग्री जैसे वस्त्र, जूते आदि की प्राप्ति इंग्लैंड से करता रहा। अतः अन्य यूरोपीय देश नेपोलियन की इस नीति से असंतुष्ट हुए। इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे वो विश्व भर में फैले हुए थे, जो उसके आर्थिक लाभ का आधार थे। दरअसल इंग्लैंड का व्यापार अमेरिका और एशियाई देशों के साथ विकसित अवस्था में था। अतः नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का वो प्रभाव नहीं पड़ा जैसा नेपोलियन ने सोचा था। वस्तुतः यहाँ नेपोलियन की अदूरदर्शिता प्रमाणित होती है। वो इंग्लैंड को महज यूरोप तक ही सीमित करके देख रहा था, जबकि इंग्लैंड पूरा विश्व में अपना आधिपत्य जमाए हुए था। अब इसका परिणाम क्या हुआ महाद्वीपीय व्यवस्था का। महाद्वीपीय व्यवस्था से फ्रांस और अन्य यूरोपीय राज्यों में अन्य आर्थिक समस्याएं पैदा हुई, जिससे नेपोलियन का विरोध बढ़ा। इस व्यवस्था को लागू करने के क्रम में यूरोपीय देशों के साथ संघर्ष हुआ। इसी क्रम में उसे स्पेन के साथ एक लंबे संघर्ष में उलझना पड़ा, जहां उसकी पराजय हुई। साथ ही रूस का अभियान भी करना पड़ा, जो विफल रहा। अतः इन अभियानों की विफलता ने उसके पतन का मार्ग
प्रशस्त किया। अब स्पेन के साथ संघर्ष क्या हुआ था, या इसे स्पेन का नासूर भी कहते हैं। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ने उसे एक साथ अनेक युद्धों में उलझा दिया। यहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। वस्तुतः 1818 में उसने पुर्तगाल को पराजित किया, क्योंकि पुर्तगाल के साथ इंग्लैंड का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। तो साथ ही महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू करने के लिए पुर्तगाल के समुद्री तटों पर अधिकार करना जरूरी था। अतः उसने पुर्तगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान किया। इसी क्रम में उसकी सेना को स्पेन में घुसने का मौका मिला, जहां और वहां नेपोलियन ने शासक को गद्दी से हटाकर अपने भाई जोसेफ को स्पेन का शासक बना दिया, जिससे स्पेन की जनता अपमानित हुई और उसकी राष्ट्रवादी भावनाएं जागी, तथा उनकी दृष्टि में नेपोलियन राष्ट्रीयता का शत्रु बन गया। इसी क्रम में स्पेन वासियों ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति के माध्यम से संघर्ष कर फ्रांस की सेना को हराया और जोसेफ को भागना पड़ा। जोसेफ जो वहाँ का शासक बनाया गया था, उसको भागना पड़ा, किंतु नेपोलियन ने पुनः हस्तक्षेप कर विद्रोह को दबाया। परंतु नेपोलियन के जाते ही स्पेन वासियों ने पुनः फ्रांस की सेना को हराया। इसी दौरान पुर्तगाल में भी फ्रांसीसी नियंत्रण के विरुद्ध विद्रोह होने लगा। अब स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों ही जगह फ्रांसीसी सेना असफल होने लगी। जब स्पेन वासियों ने फ्रांसीसी सेना को पराजित कर उसके नियंत्रण से मुक्ति पाई, तो नेपोलियन की अपराजिता की अवधारणा समाप्त हो गई। ऐसे में स्पेन की सफलता से प्रेरित होकर अन्य यूरोपीय राज्य एकजुट हुए और युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया। इसी संदर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के नासूर ने मेरा पतन कर दिया। दरअसल स्पेन के साथ नेपोलियन के संघर्ष में वो राष्ट्रवाद की जो लहर पैदा की, उससे फ्रांसीसी सेना पराजित हुई और फ्रांस की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा। इसी क्रम में प्रसा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन, इंग्लैंड राज्यों ने मिलकर एक संगठन बनाया और 1813 में नेपोलियन को पराजित किया। फलस्वरूप नेपोलियन के साम्राज्य का अंत हुआ। अब नेपोलियन के पतन के क्या क्या कारण थे? सबसे प्रमुख कारण था युद्ध दर्शन। वो हमेशा युद्ध लड़ाई करने में विश्वास करता था। नेपोलियन ने युद्ध पर अत्यधिक बल दिया। उसने कहा कि यूरोप के शासक तो राजघराने में पैदा हुए, है ना, युद्धों में जय पराजय से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु मैं तो युद्ध भूमि में जन्मा हूँ, अतः युद्धों में पराजय से फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। इसी तरह युद्ध करना और विजय प्राप्त करना नेपोलियन के सत्ता में रहने का आधार बना। वस्तुतः युद्धों में विजय के माध्यम से नेपोलियन को फ्रांस की जनता ने नायक मानकर तानाशाही को स्वीकार किया, अतः सैन्य अभियान करना उसकी राजनीतिक आवश्यकता बन गई। इसी क्रम में वो अनेक यूरोपीय देशों को पराजित करते हुए इंग्लैंड को अपने अधीन करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू करता है, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों की कठिनाइयां बढ़ी और वे एकजुट हुए। इसी क्रम में ऑस्ट्रिया, रूस, इंग्लैंड जैसे राष्ट्रों ने संगठित होकर युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया और साम्राज्य का अंत किया। अब आता है इसके पतन के कारण में रणनीतिक भूल। नेपोलियन ने एक ही साथ पूर्व और पश्चिम में स्थित रूस और इंग्लैंड जैसे राष्ट्रवादी राष्ट्रों को शत्रु बनाया। फलतः उसे सैन्य अभियान में किसी बड़ी शक्ति का सहयोग नहीं मिला और इन राज्यों के संगठन ने मिलकर नेपोलियन को हराया। इस तरह ये रणनीतिक कमजोरी उसके पतन का कारण बनी। आगे यही रणनीतिक भूल हिटलर ने दोहराई जब उसे ब्रिटेन के साथ उसने रूस पर भी आक्रमण किया, तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित हुआ। नौसैनिक कमजोरी भी थी। फ्रांस की नौसैनिक शक्ति इंग्लैंड की तुलना में कम थी, अतः सामुद्रिक संघर्ष में वो पिछड़ गया और जो उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता का एक कारण थी। और स्पेन का नासूर अभी अपन पढ़ ही लिए, महाद्वीपीय व्यवस्था भी पढ़ लिया, ये भी उसकी पतन के कारण थे। ठीक है, अब जो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ पूरे वैश्विक स्तर पर, फ्रांस पर पूरी तरह से हम जानेंगे। फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और संवैधानिक शासन स्थापित हुआ। फ्रांस में क्रांति के दौरान मानवाधिकारों की घोषणा हुई और जनता अपने अधिकारों से परिचित हुई। फलतः मानवाधिकारों की अवधारणा लोकप्रिय हुई। क्रांति ने फ्रांस में पहली बार लिखित संविधान प्रदान किया, जहां धर्मनिरपेक्ष राज्य और शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को शामिल किया गया। अतः यूरोप में इन अवधारणा का प्रसार हुआ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी विचारधाराओं को भी लोकप्रिय
बनाया। वस्तुतः फ्रांस की जनता आर्थिक सामाजिक समानता की चाहत रखती थी। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा की और यूरोप में इसका प्रचार किया। फ्रांस की क्रांति ने विश्व को भी प्रभावित किया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे अनेक देशों के आदर्श बने। इतना ही नहीं, यूरोप की राष्ट्रवादी भावना जागने से क्रांति की भूमिका रही। इसी क्रम में तुर्की साम्राज्य के अधीन रहने वाले ईसाई जनसंख्या भी अपनी आज़ादी की मांग करने लगी और यूनान स्वतंत्र हुआ। तो साथ ही इटली, जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। इन्हीं संदर्भों में यह कहा गया कि फ्रांस की क्रांति यूरोप की क्रांति बन गई। तो साथ ही ये भी कहा गया कि यदि फ्रांस को जुकाम होता है तो पूरा यूरोप चीखता है। क्रांति ने सामंतवाद का अंत तो किया तथा समस्त यूरोप में पुरातन व्यवस्था का पतन का मार्ग भी बताया। ठीक है, सामंतवाद का भी पतन किया और वहाँ पे अन्य जो देश थे उन्होंने भी पुरातन व्यवस्था के अंत का मार्ग प्रशस्त किया। क्रांति के दौरान नेपोलियन ने जिस तानाशाही शासन को स्थापित किया उसे तानाशाही शासन की अवधारणा प्रसारित हुई। तानाशाहीता को भी बढ़ावा मिला। अब फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था, है ना, क्या स्वरूप था? फ्रांस की क्रांति का स्वरूप निर्धारण करने में क्रांति के नेतृत्वकर्ता, भागीदारी समूह, प्रसार, संवैधानिक प्रावधान एवं प्रभाव का आधार बनाया जाता है। इस दृष्टि से क्रांति के विभिन्न स्वरूप दिखाई देते हैं। पहला, मध्यम वर्गीय स्वरूप। इसमें क्या आता है? फ्रांस की क्रांति में नेतृत्वकर्ता मध्यम वर्ग था और क्रांति की मानसिक चेतना मध्यम वर्गीय बहु बुद्धिजीवी जैसे रूसो, वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू ने तैयार की। क्रांति ने जिस निरंकुश राजतंत्र की जगह संवैधानिक शासन की स्थापना की उस संविधान के निर्माण में मध्यम वर्ग की भूमिका देखा जा सकता है। संविधान के प्रावधानों में मध्यम वर्ग के हित दिखाई देते। वस्तुतः मताधिकार केवल सक्रिय नागरिकों को दिया गया जो एक निश्चित आयकर चुकाते थे। इसी तरह मानव अधिकारों की घोषणा करते हुए संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर उसकी बिक्री की गई तथा इन सबके से मध्यम वर्ग के हित पूरे हुए। इस दृष्टि से क्रांति मध्यम वर्गीय दिखाई देती है। किंतु क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व सभी के लिए थे और क्रांति में विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, महिलाओं की भागीदारी रही। साथ ही क्रांति ने राष्ट्रवादी भावना के माध्यम से जनता को एकजुट किया। इस दृष्टि से मूलतः मध्यम वर्गीय नहीं कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा सकता है, आगे देखते हैं। प्रगतिशील स्वरूप। फ्रांस की क्रांति के आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रगतिशीलता से युक्त थे। इस तरह निरंकुश राजतंत्र का अंत, सामंतवाद की समाप्ति, मानवाधिकारों की घोषणा, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय भावना का प्रसार जैसे तत्व इसे प्रगतिशील रूप से युक्त करते हैं। सुनियोजित क्रांति नहीं थी। कैसे? फ्रांस की क्रांति की प्रक्रिया को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि क्रांति परिवर्तित होती रही और नेपोलियन के समय तक पहुँचते पहुँचते वो अपने लक्ष्यों से भटक गई। नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित किया और फ्रांस के पुराने बूर्बो वंश से संबंध जोड़ा। इस तरह पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। वस्तुतः रूस की क्रांति की तरह यह कोई सुनियोजित क्रांति नहीं थी। फ्रांस की क्रांति जिन आदर्शों की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया तो वो प्राप्त नहीं हुआ। नेपोलियन की तानाशाही के दौरान शक्ति का केंद्रीकरण, कृत्रिम कुलीन वर्ग की उपस्थिति, समाचार पत्रों पर अंकुश और पोप से समझौता कर धार्मिक राज्य जैसी संरचना स्थापित हुई। इसी संदर्भ में कहा गया है कि फ्रांस की क्रांति ने वो प्राप्त किया जो इच्छित नहीं था। इसे विश्वव्यापी क्रांति भी कहते हैं। कैसे? फ्रांस की क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रसार फ्रांस के बाहर भी हुआ। क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार किया। इसी क्रम में इटली, जर्मनी का एकीकरण का आधार तैयार हुआ। इस दृष्टि से फ्रांस की क्रांति यूरोप की क्रांति बन गई। ठीक है, अब आता है हमारा नेपोलियन ने नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से जोड़ा। इस पर टिप्पणी कीजिए, ये आपको आंसर राइटिंग में लिखना है। इसका मैं रील्स बनाकर डाल दूंगा। तो प्राचीन फ्रांस को नवीन फ्रांस से कैसे जोड़ा, थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। जैसे पहले निरंकुश शासन था, है ना, और फिर बाद में नवीन फ्रांस में क्या है, निरंकुशता समाप्त हो गई, विशेषाधिकार बने, सामंतवाद का समाप्त हो गया। और बाद में नेपोलियन कालीन फ्रांस में क्या हुआ, वापस से यही स्थितियाँ वो निर्मित कर दी। तो ये एक प्रश्न हो जाएगा कि नेपोलियन नवीन फ्रांस को प्राचीन फ्रांस से कैसे जोड़ा। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बताया उन्हीं का आपको आंसर राइटिंग में लिखना है।
अब एक आता है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, नाशपाती पक गई है, कथन की समीक्षा कीजिए। तो नाशपाती पक गई है, इसमें ये बताना है कि जो डायरेक्टरी का शासन जो समाप्त कर, डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर नेपोलियन ने शासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, अपनों में हाथों में ले लिया और खुद नेपोलियन वहाँ का शासक बन गया। तो उसने ऐसा क्यों किया और नाशपाती पक गई है इसका क्या तात्पर्य है, यह आपको लिखना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर लिखूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि इसका पूरा क्या कहना चाहता है, नाशपाती पक गई है इसका पूरा तात्पर्य क्या है। ठीक है, ये इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके मैं रील्स बनाकर डालूंगा। अब जो पूरी क्रांति हो जाती है उसके बाद एक आता है वियना कांग्रेस या यूरोपीय व्यवस्था जो 1815 में होती है। तो क्या है ये वियना कांग्रेस? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में नेपोलियन पराजय के पश्चात एक बैठक हुई जिसका नेतृत्व ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूरोपीय मानचित्र एवं दशाओं को 1789 से पूर्व की स्थिति में लाना था, अर्थात फ्रांस की क्रांति से पूर्व की स्थिति में लाना था। वियना व्यवस्था में क्रांति, जनतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद जैसे प्रगतिशील विचारों को रोकने पर बल दिया गया। इस तरह यूरोपीय व्यवस्था प्रतिक्रियावादी स्वरूप से मुक्त दिखाई देती है। इस बैठक में नेपोलियन की पराजय के बाद उसके जीते गए क्षेत्रों पर राजवंशी शासन की स्थापना की गई और शक्ति संतुलन की अवधारणा के तहत विभिन्न क्षेत्रों का बंटवारा किया गया। जर्मनी और इटली के क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हुआ तथा पोलैंड का विभाजन कर रूस और ऑस्ट्रिया के बीच किया गया। पोलैंड का विभाजन रूस और ऑस्ट्रिया के बीच किया गया। वियना कांग्रेस के अंतर्गत इस बात पर भी बल दिया गया कि फ्रांस की क्रांति से पैदा हुई चेतना अन्य देशों में न पहुंचे, इसलिए मेटरनिक ने क्रांति को एक संक्रामक रोग मानते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की। इसी क्रम में उसने समाचार पत्रों और लोगों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया तथा अपने कालसवाद की घोषणा के तहत शिक्षण संस्थानों और विद्यार्थियों पर अंकुश लगाते हुए इनके द्वारा प्रगतिशील विचारों के अध्ययन पर एवं अध्यापन तथा संगठनों के निर्माण पर रोक लगाई। वियना कांग्रेस में कुछ सकारात्मक कदम भी उठाए गए, जैसे समुद्री यातायात के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, तो साथ ही राजनयिकों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार संबंधी नियम भी बनाए गए तथा दास प्रथा की समाप्ति की बात कही गई। इस तरह वियना व्यवस्था एक पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में थी जो यूरोपीय राष्ट्रों के हितों को लेकर चल रही थी, किंतु इस व्यवस्था ने इतिहास की प्रगतिशील धारा को रोकने का प्रयास किया जो असफल रहा। अंततः इटली और जर्मनी का एकीकरण के साथ यूरोपीय व्यवस्था का पतन हुआ। नेक्स्ट हमारी औद्योगिक क्रांति आती है जिसे हम पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए हम यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।